हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशांत सर पे और मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर। जैसा कि हम मैथ्स में अपने पहले चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स को वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे हैं, जिसके हमने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और उसी के बाद हमारी एक्सरसाइज 1.1 का ये तीसरा क्वेश्चन इस लेक्चर 5 में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपने इससे पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा यानी कि एचसीएफ और लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारी संख्याएं 12, 15 और 21 दी गई हैं। तो करते हैं इसको शुरू। सॉल्यूशन 1, 12, 15 और 21। सबसे पहले हम 12 के यहां पे फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसको भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा। 2 से फिर से चला जाएगा इसमें 3 बार, फिर 3 से करेंगे 1 बार। यानी कि यहाँ पे हमारे 12 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अगली संख्या 15। 15 के फैक्टर करते हैं। 15 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से करते हैं। 3 पंजे 15। फिर हम इसमें फिर से 5 से भाग दे लेते हैं। 5 एकम 5। तो इसे हमारे जो है फैक्टर आ गए हैं 3 गुणा 5। अब 21 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा। 7 एकम 7। तो 21 के हमारे फैक्टर आ रहे हैं 3 गुणा 7। इसके बाद आप यहां पे देखिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पे कर रहा हूं, आप इसके बाद नीचे कीजिएगा। इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ इससे पहले भी मैं सारे क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ निकालना समझा चुका हूं, पर यहां पे हम फिर से एक बार और समझ लेते हैं कि एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो सारे नंबरों के फैक्टरों में कॉमन आए। यानी कि ऐसा अंक जो सारे नंबर हमें दिए गए हैं जिनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तीय। तो वो सभी में क्या हो, सारे नंबरों में क्या है, कॉमन आए। ऐसा नंबर जो सभी में क्या है, कॉमन आए। तो देखिए यहां पे जैसे कि हम यहां पे 2 को देखते हैं तो 2 इन दोनों में नहीं है। यहां पर देखिए 2 यहां पर भी नहीं है। लेकिन ये 3 अगर आप देखें, ये 3 तो ये इसके फैक्टर में है, 15 के फैक्टर में भी है, 21 के फैक्टर में भी है। तो हम यहां पे हमारा एचसीएफ लिख देंगे 3। यानी कि ऐसा नंबर, यानी कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो दिए गए सभी नंबरों में उनके फैक्टर करने पर उपस्थित हो, हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब देखिएगा एचसीएफ आ गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए बहुत ही सरल तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करें, जो आपको एचसीएफ दिया है उसी को ऐसे लिख लें। लिखने के बाद क्या करें, अब इन संख्याओं को सबको देखिए, आप सबको जो भी नंबर बच रहे हैं ना वो सारे लगातार यहां पे लिख दीजिए। जैसे इस वाली संख्या में ये 3 3 3, ये तो पेयर बना के यहां आ गया था एचसीएफ में, और एचसीएफ ने हमने इसको क्या कर दिया, एलसीएम में उतार दिया। अब यानी कि यहां पे बच रहा है 2 गुणा 2, इधर हमारा बच रहा है 5 और इधर हमारा बच रहा है 7। अब अगर हम इन सारी संख्याओं को गुणा कर लें तो हमारा एलसीएम भी निकल आएगा। 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 तिया 420। यानी कि हमारा जो एलसीएम यहां पे निकल के आया है वो आया है 420। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29। सबसे पहले हम 17 के फैक्टर करते हैं। देखिए 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17, यानी कि 17 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो 17 गुणा 1 आ रहा है ना। ये देखिए ना, लास्ट में 1 छूट रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम 23 की बात करें तो 23 भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23, यानी कि क्या करेंगे हम, इसको भी ऐसे लिखेंगे कि 23 बराबर 23 गुणा 1। अब इसी तरह अगर हम 29 को भी काट लें तो 29 भी क्या करेगा, 29 से ही कटेगा एक बार। तो 29 भी एक अभाज्य संख्या ही है, तो इसलिए इसे कोई और नंबर काटेगा नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 29 एकम 29। तो देख लीजिए यहाँ पे ये तीनों ही हमारे यहाँ पर प्राइम नंबर्स थे, 17, 23 और 29। तो ये किसी और नंबर से कटेंगे नहीं अपने अलावा, तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए इनका एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो नंबर इन तीनों में कॉमन हो। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 1 1। कभी भी अगर ऐसा दिखे कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पे हमेशा एक कॉमन रहता ही है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इस एचसीएफ के 1 को लिख लेंगे जो अभी हमने तरीका सीखा, और बाकी बचे हुए नंबर, यहां पे बच रहा है 17, यहां बच रहा है 23 और यहां बच रहा है 29, यानी कि 17, यहां पे 23 और यहां पे 29। अब हम इन नंबरों को अगर गुणा करें तो हमारे पास इन्हें गुणा करने के बाद आ जाएगा 11339, यानी कि इनका एलसीएम आ रहा है 11339। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, 8, 9 और 25। चलिए पहले 8 को करते हैं, इसके बाद गुणन करते हैं। 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, और फिर 2 से जाएगा 1 बार। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, तो पहले आप उन सीरीज को अच्छे से देख लें, तभी आपको यहाँ पे भी ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और असली चीज मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ऐसा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ही अच्छे से हमें पता होते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाने का अनुभव हो जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं वो लगभग उनका एक अंदाजा हो जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन की आप ज्यादा तैयारी कीजिएगा, बाकी पढ़ना आपने सब है वैसे। चलिए 8 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 9 के फैक्टर कर लेते हैं हम। ये 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। अब 9 के हमारे पास फैक्टर आ गए 3 गुणा 3। इसी तरह से 25 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। ये 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यानी कि 25 के फैक्टर आ गए 5 गुणा 5। तो अब हम इसमें एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन देखिए, क्या कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे 2 2 2 लिखा है, यहाँ 3 3 लिखा है, यहाँ 5 5 लिखा है। तो कुछ भी कॉमन ना हो ऐसी कंडीशन में, मैंने आपको बताया था ना लास्ट में, सब में सारे नंबरों में लास्ट कहां पे छूटता है वो 1 पे। सारे नंबर कहां छूटते हैं? 1 पे। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई भी संख्या आपकी कॉमन नहीं मिल रही, तो वहां पे आपका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2,
और यहां पे है 3 गुणा 3, और यहां हमारे पास बचा है 5 गुणा 5। और इन सभी नंबर्स को अगर हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। तो उम्मीद है कि आपको गुणा करनी आती है, और अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को लगता है कि ये अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे मैंने इनका अभाज्य गुणनखंड करना विस्तार से बताया गया है, विस्तार से समझा दिया गया है उसको। इसलिए पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें क्या कहा गया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, HCF 306 और 657 बराबर 9। यानी कि अगर इसको हम सरल भाषा में लिखें तो 306 और 657 का HCF बराबर 9। यानी कि अगर इसे हम सरल भाषा में लिखते हैं तो ये हमें दिखेगा कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है, 9 है। और साथ ही हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि एलसीएम बताइए 306 और 657 का। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं दे दी इसने, 306 और 657, और ऑलरेडी उनका क्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया है, और एलसीएम पूछ रहा है। तो इसके लिए याद कीजिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के साथ बराबर होता है उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के। इससे पहले वाली वीडियोस में, वीडियो लेक्चर शायद 2 या 3 होगी, तो उसमें मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। हाँ, 3 में ये समझा रखा है, वीडियो लेक्चर 3 में मैंने ये समझा रखा है कि एक फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट करके बताया था कि अगर हम बात करें कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के ही एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है इसका, 9 गुणा एलसीएम। अब ये गुणा में है हमारा 9 जो है, एलसीएम के साथ यहां पे क्या है, गुणा में है। और आपको पता है कि जो भी चीज बराबर के इधर गुणा में होती है वो बराबर के इधर आने पे क्या हो जाती है, इस वाले के नीचे यानी कि भाग में आ जाती है। तो 306 गुणा 657 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू एलसीएम। यानी कि हमारा एलसीएम आ जाएगा इसके बराबर, क्योंकि हमारा 9 यहां पे मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई से जब ये इधर की साइड आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। अब हम इस 9 से इनमें से किसी एक संख्या को काट लेते हैं। जैसे मैं तो इसको काटता हूं, मेरे को छोटा सा लग रहा है। 9 का टेबल पढ़िए, 9 तिया 27 यानी कि 3 बार, और 3 यहां पे देखो, 9 तिया 27 हुआ, 3 बचा। 3 मैंने बताया था आपको इससे पहले कि यहां 3 आ जाएगा मन में, है ना, 3 यहां पे मन में आ गया, तो यहां पे 3 है और यहां 6 है, 36 दिखाई दे रहा है। और 9 चौक 36 यानी कि कितना बचा, 34। और ये 657 का 657 ऐसे का ऐसे ही। अब यानी कि हम 657 की गुणा अगर 334 में कर दें, 657 34, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 21 22 से लगा 2, 6 चौक 24 25 26, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी कि 8 3
7 7 14 13 का 3 हासिल लगा 1 12 2 22 338 22 338 बराबर एलसीएम। इसको सही तरीके से लिख लेंगे, एलसीएम को इधर लिख लेंगे, एलसीएम बराबर 22 338। ये हमारा आंसर आ गया है यहां पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिएगा इसको। हमने पहले रफ को मिटा लेते हैं। हमने क्या किया था, हमें जैसा कि मिला था एचसीएफ कौन कौन सी संख्या होगा, 306 और 657 का कितना दिया है 9, यानी कि हमने कहा पहली संख्या हमारी क्या हो गई 306 और दूसरी क्या हो गई 657, और इनका जो एचसीएफ है वो किसके बराबर दिया है 9 के बराबर। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। यहाँ पे हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या रखी, साथ ही साथ हमने यहाँ पे एचसीएफ का मान भी यहाँ पे रख दिया है। अब ये एचसीएफ का मान यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर की साइड आने पर ये भाग में चला जाएगा। उसके बाद 9 से हमने 306 को 34 बार काट दिया और 34 की मल्टीप्लाई 657 में की। 657 में इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 22,338 आ रहा है, जो कि इसका इन दोनों संख्याओं का क्या है एलसीएम। और हमसे एलसीएम पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का हमने क्या कर दिया एलसीएम निकाल दिया, जो कि 22,338 आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया है, अगर हम उसको अच्छे से समझें तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या है, तब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी कि हमें चेक करना है कि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n यहां पे क्या दिया गया है एक प्राकृतिक संख्या दी गई है। n क्या दी गई है प्राकृतिक संख्या, जहां n बराबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है, मैंने इससे पहले आपको लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से समझा दिया था। वैसे यहां पे भी एक बार आप इसको समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स सामान्य भाषा में कहें, जो बचपन से हम आज तक गिनती पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, उन्हीं को हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि n के इनमें से या 5 6 7 8 जो भी आगे तक मान बनेंगे, इन सभी मानों के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। थोड़ा सा लैंग्वेज में मैं यहां पे करेक्शन कर दूं कि ये कहना क्या चाह रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि 6 की पावर n यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब हम n की जगह पे क्या करेंगे, इनमें से ही कोई भी एक मान रखेंगे। चलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। 6 की पावर 1 यानी कि 6, इसका आंसर तो 6 आ जाएगा। अब हम एक और मान रख लेते हैं 6 की पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 2, 6 गुणा 6, 2 बार लिखेंगे इसको और इसको गुणा करके लिखेंगे 6 छंग 36। 6 की पावर 3 यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216। अब 6 की पावर 4 कर लेते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 इजिकल टू 1296। और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा कि हम 6 की घात 5 6 7 सारी घातें रख सकते हैं और इसी तरह से हमें कुछ नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसने यहां पे कहा कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, 6 में जो इसकी पावर n दी गई है इसमें हमने यहां पे क्या करना है प्राकृतिक संख्या लिखनी है कोई, और प्राकृतिक संख्या लिखने पर क्या हो, जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो कहां समाप्त हो, उनका जो अंक है वो कहां पे समाप्त हो, शून्य पर, यानी कि लास्ट वाला अंक कहां समाप्त होना चाहिए, शून्य पर। इसका मतलब यह है कि जब हम इन नंबर्स में यानी कि 6 की घात में n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर हम भरते जाएं,
बस वो नंबर कैसा होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। और जब हम उसको सॉल्व करें तो जो भी नंबर यहां पे आए तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो कहां पे, कौन से अंक पे खत्म होनी चाहिए, शून्य पे खत्म होनी चाहिए। हमें इस बात की क्या करनी है, जांच करनी है। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो शून्य पे खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर सामान्य भाषा में देखें तो 10, अगर आप 10 का एग्जांपल ले लें तो ये आपको पता है कि ये इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये खत्म हो गया यहां पे, किस पे, शून्य पे खत्म हो गया। अगर 10 की जगह आप 20 ले लें, 30 ले लें, 40 ले लें, 50, 100, 110, कोई भी नंबर आप ले लें तो आप ये नोटिस करेंगे कि इनका जो इकाई का अंक है वो क्या हो रहा है, शून्य पे समाप्त हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगर हम 10 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वो आते हैं 2 गुणा 5। इसी तरह से अगर 20 के निकालें तो वो आते हैं 2 गुणा 5। इसी तरह से हम 30 के भी निकाल सकते हैं। 30 के आएंगे क्या, 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 के भी इसी तरह से निकल जाएंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको अभी तक बहुत अच्छे से सिखा दिया है। इससे पहले के लेक्चर्स में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे मैंने अभाज्य गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से सिखाए हैं। अगर आपने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखे तो इससे पहले के लेक्चर आप देख सकते हैं। 40 की बात करें तो इसके यहां पे गुणनखंड 40 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 50 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 गुणा 5 गुणा 5। 100 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 5 2 गुणा 5 ये बनते हैं, है ना। यानी कि आपने एक बात समझी होगी यहां पे कि जब हम ऐसी संख्याओं के गुणनखंड करते हैं जिनके इकाई के अंक क्या हो, शून्य हो, जिनके इकाई के अंक क्या हो, शून्य, तो ऐसी संख्याओं के गुणनखंड करने पर हम ये देख पा रहे हैं कि इनमें निश्चित रूप से 2 गुणनखंड ऐसे हैं जो पाए जा रहे हैं। यानी कि 2 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कम से कम एक बार आ ही रही है। यहां देखिए आप 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, यहां पे भी 2 गुणा 5 और यहां पे तो देखिए 2 बार आ गया, लेकिन हमारा मतलब एक बार भी हमारा 2 गुणा 5 आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। यानी कि यहां पे 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त हो तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि उसके गुणनखंड करने पर उसमें 2 व 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी नंबर उसका इकाई का अंक कहां खत्म हो, शून्य पे खत्म होना चाहिए, यानी कि 0 पे उसका इकाई का अंक हो खत्म, तो उसके गुणनखंडों में एक बार 2 गुणा 5 आना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो संख्या शून्य पे खत्म होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर उसमें 2 और 5 एक बार कम से कम आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, शून्य ही होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। ये सब तो यहां पे रफ वर्क रहेगा, इसको मिटा लेते हैं और अब हम अपने क्वेश्चन का फिर आंसर लिख लेते हैं ना। तो जैसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ठीक है वैसी ही लैंग्वेज लिखना। ये आपके एग्जाम्पल जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कराया था उसी की तरह ही है बिल्कुल। इससे पहले वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, उसमें 4 की पावर n दिया था, यहाँ पे 6 की पावर n दे रखा है आपको। वो आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो चलिए लिखते हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में दो व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य
ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 0 पर समाप्त हो जाएगी। जो हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमने उसी बात को एक साधारण भाषा में लिख दिया है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 क्या हो, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट हो, तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, यानी कि उसका इकाई का अंक क्या होगा, निश्चित रूप से 0 ही प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पे 6 की पावर n दी है, 6 की पावर n, तो 6 के फैक्टर करते हैं, 2 गुणा 3 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी n। इसको n को यहाँ पे 2 के साथ और 3 के साथ लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो यहाँ पे है, लेकिन 5 यहाँ पे क्या है, उपस्थित नहीं है। अगर यहाँ पे 5 भी उपस्थित होता अभाज्य गुणनखंडों में, तब हम कह सकते थे कि 6 की पावर n के लिए किसी ना किसी मान में या किसी ना किसी नंबर पर यह संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त हो जाएगी। परंतु यहाँ पे जो 2 गुणनखंड आ रहे हैं, एक 2 है और एक क्या है आपका 3, तो इनमें हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। यानी कि हम जब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए छह की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपने एग्जाम में भी आपने इस लैंग्वेज को बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में बनाई हुई लैंग्वेज है। आपकी बुक में ऐसी ही लैंग्वेज दी जाएगी क्वेश्चन की, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसी तरह की लैंग्वेज अपने क्वेश्चन में आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कि इस क्वेश्चन को जो हम समझ पा रहे हैं, वो कह रहा है कि एक संख्या आपको ये दी गई है और यहां संख्या को आपको डायरेक्ट ना देके उसके टुकड़े दे दिए, यानी कि उसको गुणा में और उसके अंदर ही 13 को जोड़ के दे दिया। और अगली वाली में क्या कर रहा है कि जो भी संख्या होगी उसके क्या कर दिए, यहां पे उसको गुणा 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 यानी कि उसको तोड़ के दे दिया और कह रहा है कि लास्ट में उसमें 5 जुड़ रहा है और कह रहा है कि बताइए कि ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। दिया है, हमें जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। पहली संख्या को देखते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब अगर हम इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1001। आप इन सबकी मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं। और इसी में साथ में क्या जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। 13 इसमें जोड़ देंगे तो यह आएगा 1014। यानी कि ये वो संख्या है जिसको हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। चलिए समझ लेते हैं। जो हमें नंबर दिया था 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 13 के रूप में, हमने पहले गुणा वालों को यहां पे लिख दिया और फिर जो प्लस का 13 है उसको यहां लिखा और दोनों को जोड़ के यहां लिख दिया 1014। अब 1014 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
अभाज्य गुणनखंड करना तो हमने सीख लिया था प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। ये देखिए पहले 2 से करते हैं, 507। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इससे पहले वाले लेक्चर देखिए और उसमें समझ लीजिएगा कि इनके हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। 3 से करते हैं, 3 एकम 3, यहां गया 2, 3 6 9, 169 यानी कि ये जाएगा अब 13 से, 13 और 13 यहां पे भी आ गया 1, यानी कि 1014 के जो प्राइम फैक्टर हुए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ध्यान दीजिएगा आपको अपनी कॉपी में भी इसी तरह से करना है। यानी कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो नंबर दिया गया था पहले हमने उससे नंबर बनाया, जो गुणा में नंबर दिए गए थे उनसे क्या किया, अपना सरल नंबर बनाया और उस सरल नंबर के क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है यहां पे कि दी गई संख्याओं को, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि निष्कर्ष क्या निकला कि जो दी गई संख्या है उसको क्या कर सकते हैं, हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे देखिए 1014 के हमने क्या किए, ये अभाज्य गुणनखंड ही तो है ये, और हमने दी गई संख्या को क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। और अब यहां पे समझिएगा कि अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में लिखा जा सकता है। देखिएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ ली है। यह प्रमेय हमसे क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि कोई भी आपके पास भाज्य संख्या है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसको विस्तार से पढ़ाया था, समझाया भी था अच्छे से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमने वही बात की कि हमने क्या किया, पूरे नंबर को एक नंबर बना लिया, ये भाज्य संख्या है ना, हमें ये बताना है कि भाज्य संख्या है। अगर हम इसको क्या कर सकें, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकें, तो हम कह देंगे कि भाई ये जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो गया कि भाज्य संख्या को क्या लिखा जा सकता था, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता था। और हमने यहां पे भी यही किया कि इस संख्या को क्या किया, हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। यानी कि अगर हमने इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया तो होगा ये कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी के बाद हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, अपनी इस वाली संख्या को भी देख लेंगे। पहले आप क्या कीजिए, पहले इतना उतार लीजिए, है ना, पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए इतना, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए मेरे पास बोर्ड पे यहां पे जगह कम है, नीचे आपको मैं लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। आप क्या कीजिएगा, जितना आपने यहां तक लिखा ना, इसके बाद मैं यहां मिटा रहा हूं ऊपर का। आप जहां पे ये खत्म करेंगे ना, उसी के नीचे से स्टार्ट कीजिएगा। इसी प्रकार अब आपकी ये वाली संख्या की भी जांच करनी है हमें। 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा आपका 5040।
और इसी में क्या जुड़ रहा है, +5, और इसको जोड़ के लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 5045। यानी कि ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी हमने ये इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, हमने क्या किया था, ये लिया था, उसको सॉल्व कर दिया था और एक नंबर निकाल लिया था। ठीक इसी तरह से क्या किया, इस वाले को लिया है, अब जो दूसरा नंबर पे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, है ना, इसको लिया, इन सब की गुणा करी, 5040 आया, +5 किया, 5045 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, 5045 के भी क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये कैसी भाज्य संख्या है, और नहीं होंगे तो नहीं कहेंगे। चलिए 5040 अभाज्य गुणनखंड करना आपको सिखाया गया है, तो देखिए 5 से कटेगा ये 1009, 1009 बार। अब इसे काटने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए किससे कट रहा है ये किसी से नहीं कटेगा, तो हम इसको 1009 से ही काट देंगे, क्योंकि 1009 भी अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड आए 5 गुणा 1009, और सेम जो लैंग्वेज आपने ऊपर लिखी थी इसके साथ वाले में, इस वाले में सेम वही यहां पे भी काम कर जाएगी कि दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त या लिखा जा सकता है। यानी कि हमने क्या करा है, दी गई संख्या को क्या किया है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या को ही अभाज्य गुणनखंडों में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को उसके नीचे लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा दिखने में यहाँ पे इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी लंबी है, तो ध्यान से समझते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि क्या है, एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्त के आकार का, सर्कल के टाइप का क्या है, एक पथ है, रास्ता है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया नाम की कोई लड़की है जो इस मैदान का क्या कर रही है, एक चक्कर लगा रही है, और उसको एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि जो रवि है उसको क्या होता है, एक चक्कर लगाने में इसी का 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और साथ ही साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए समझते हैं। यानी कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, यहां ये प्रारंभिक बिंदु हो गया हमारा ना, प्रारंभिक बिंदु। ठीक, इस प्रारंभिक बिंदु से दोनों भागना शुरू करते हैं। एक तो सोनिया है और एक कौन है, रवि। दोनों इसी पथ पे दौड़ रहे हैं और एक ही दिशा में यहां पे दोनों दौड़ रहे हैं। कह रहा है कि सोनिया जो है इस सर्कल का वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में, जो सोनिया है वो कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि इसका चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यह समझ में आ रहा है कि जो रवि है वो सोनिया से तेज दौड़ रहा है। रवि क्या कर रहा है, सोनिया से तेज दौड़ रहा है। यानी कि जब दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, दोनों भागना स्टार्ट करेंगे, तो रवि कहीं ना कहीं सोनिया से तेज दौड़ेगा और उससे आगे हो जाएगा। और जब रवि आगे पहुंच जाएगा तो यानी कि वो घूम के जब इस राउंड से पूरा करके इस बिंदु तक आएगा, तब तक सोनिया उससे काफी पीछे हो चुकी होगी। होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहां तक वापस आने में रवि को तो मात्र कितने लगे, 12 मिनट, जबकि सोनिया को कितने लगे, 18 मिनट। यानी कि जब वो दोनों दौड़ते रहेंगे, इसी सर्कल में दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, तो एक टाइम बाद ऐसा होगा, क्योंकि रवि तेज भाग रहा है, वो सोनिया को क्या करना शुरू कर देगा, क्रॉस करना शुरू कर देगा। यानी कि सोनिया यहां से भाग रही है, रवि उससे आगे है आगे है आगे है। सोनिया की रफ्तार धीरे है तो रवि की रफ्तार क्या है, तेज है। रवि यहां सोनिया यहां पहुंची है, यहां पहुंची है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक टाइम बाद रवि भागते भागते क्या करेगा, चक्कर को दोबारा से कंप्लीट करते हुए सोनिया को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा।
तो हो सकता है वो एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी भी बार उसको क्या करे, सोनिया को क्रॉस कर दे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि शर्त यह है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः, पुनः मतलब दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु है हमारा, प्रारंभिक स्थान, यहां पे वो दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। यानी कि 18 और 12 का ऐसा गुणज, अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि ऐसा गुणज, यानी कि ऐसा नंबर जो 18 और 12 दोनों से कट जाए, 18 और 12 से क्या हो, दोनों से कट जाए, और न्यूनतम गुणज होना चाहिए। ऐसा नंबर जो 18 और 12 दोनों से ही क्या हो, दोनों ही संख्याओं से कट जाए, और वो नंबर क्या होना चाहिए, इन दोनों संख्याओं का न्यूनतम गुणज होना चाहिए। तो उसी नंबर को हम कह सकते हैं कि इतने टाइम बाद ही सोनिया और रवि इसी स्थान पे दोनों आपस में आके मिलेंगे। मतलब रफली समझिए, ऐसा नंबर किसका, 12 व 18 का, है ना, जो न्यूनतम गुणज हो। ऐसा नंबर किसका, 12 व 18 का, जो इनका क्या हो, न्यूनतम, न्यूनतम गुणज हो। यानी कि न्यूनतम गुणज होना चाहिए। अगर हम 12 के गुणज लिखें, 12 के गुणज, गुणज मतलब जो इसकी गुणा में आते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, और ऐसे ही 18 के लिखें, 18 के कौन हो जाएंगे, 18, 36, 54, ऐसे 18 के भी हम गुणज लिख सकते हैं। यानी कि अब ऐसा नंबर देखिए जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, और क्या हो, छोटे से छोटा कॉमन हो, छोटे से छोटा। तो आप देख पा रहे होंगे 12 दोनों में नहीं है, 24 भी दोनों में नहीं है, लेकिन एक 36, देखिए यहां भी 36 है, यहां भी 36 है, यानी कि 36 यहां भी है और 36 यहां भी है। यानी कि 36 मिनट बाद, है ना, 36 मिनट बाद वे दोनों क्या होंगे, आपस में इसी स्थान पे मिल रहे होंगे। क्यों मिल रहे होंगे, क्योंकि 36 ही वो नंबर है जो 12 और 18 का क्या है, न्यूनतम गुणज है, और दोनों में ही, दोनों ही संख्याओं से पूरी तरह से कट रहा है। चलिए इसकी लैंग्वेज को हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर में लिखने लायक तरीके से समझते हैं। अब बात यह है कि 12 और 18 का न्यूनतम गुणज हम प्राप्त कैसे करेंगे। यानी कि अगर हम 12 और 18 का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम वही जो हम इस चैप्टर में निकालते आ रहे हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती है। अगर हम उसको निकाल लें तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ 12 और 18 का क्या निकालना है, 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर हम 12 और 18 का एलसीएम निकाल दें तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब सही से तरीके से लिख लेते हैं। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए लिखते हैं, सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए उन्हें वह समय चाहिए जो 12 व 18 मिनट दोनों समयों का एक ही
एक ही न्यूनतम गुणज हो। इसके लिए हम 12 व 18 का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करते हैं। एलसीएम लेना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। देखिए जैसे हम यहां पे इधर कर रहा हूं, मैं यहां पे फैक्टर कर रहा हूं 12 के, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार, यानी कि मैंने 12 के फैक्टर लिख लिए। यहां पे लिख लेता हूं 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, और यहां पे कर लेता हूं मैं 18 के फैक्टर, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, यानी कि 18 के गुणा आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता ही है एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम कैसे करते हैं हम। ऐसा हमने कई बार अभी तक अपनी वीडियोस में किया है कि जो नंबर कॉमन हो उसको हम एक बार लिखेंगे, जो नंबर क्या हो उसको हम एक बार लिखेंगे, जो कॉमन हो। देखिए ये 2 यहां पे कॉमन आ रहा है, ये जो 2 है ये क्या है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने एक बार लिखा। ठीक इसी प्रकार से ये 3 भी यहां पे क्या हो रहा है, दोनों नंबरों में कॉमन आ रहा है, इसको भी लिखा। अब यहां ऊपर वाले में क्या बच रहा है, 2, और नीचे वाले में क्या नंबर बच रहा है, 3, यानी कि यहां पे बचा था 2 और यहां पे बचा था 3, तो 2 गुणा 3, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट, है ना, यानी कि 36 मिनट। 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः उसी स्थान पर क्या होंगे, मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं 1 मिनट, इसको निकाल देते हैं ना, किसी काम का नहीं हमारे। ये लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ 1.1 हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि छात्रों आप सभी इनके क्या कर रहे होंगे, इसी तरह से जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं बना रहे होंगे। और यकीन मानिए अगर आप इसी तरह इस चैनल पे जुड़े रहते हैं तो पूरे 100 में से 100 नंबरों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको इसी तरह से अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आप गणित में अपने जो है 100 में से 100 नंबर ला सकें। अगर आपने मेरे से अभी तक इस चैनल पे जुड़ के कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, और इस चैनल के लिंक को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।